Hello all. In this lecture, we are going to study about the amendments and cancellation of registration. So let's start with the amendments in registration. Amendment का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज कराना चाहते हो, जो आपने इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी, तो उसको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं और वो सेक्शन 28 में आता है। यहाँ पर हमारी अमेंडमेंट्स दो टाइप्स की होती हैं। पहली अमेंडमेंट होती है इन द कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स आती है आपकी नेम ऑफ द बिजनेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेम ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि अगर आपने रजिस्टर कराया किसी लीगल नेम से और आप अपना नेम चेंज करना चाहते हो बिजनेस का, तो आप अप्लाई कर सकते हो अमेंडमेंट के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका पैन कार्ड नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है एडिशन और डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। एडिशन और डिलीशन का मतलब है या तो आपका कोई स्टेक होल्डर ऐड हो रहा है या फिर आप कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो आपका कर्ता चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया या किसी पार्टनर का एडिशन हुआ है, तो अगेन आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपकी कंपनी है, डायरेक्टर चेंज हो रहा है, तब भी आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी चेंज हो रहे हैं, या फिर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज हो रहा है, तो आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है आपका हेड ऑफिस, दैट मीन्स आपका मेन ऑफिस जहां से आप बिजनेस करोगे। अगर आपका मेन ऑफिस चेंज हो रहा है, तो उसका एड्रेस चेंज हो रहा है, तो आपको अगेन अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, आपने प्लेस ऑफ बिजनेस अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लेट्स से वसंत कुंज दे रखा है, लेकिन आपने वहां से जीके में चेंज कर लिया, तो आप अप्लाई कर सकते हो अमेंडमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेम स्टेट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर सपोज करो आपने वसंत कुंज का ऑफिस बंद करके अपना ऑफिस जयपुर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है जस्ट लाइक अ ब्रांच ऑफिस, कि अगर आपकी ब्रांच ऑफिस लेट्स से लखनऊ में है और आप अपनी ब्रांच ऑफिस को कानपुर चेंज कर रहे हो, तो दोनों के दोनों एक ही स्टेट में है, तो आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कानपुर से अपना ब्रांच ऑफिस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेट्स से महाराष्ट्र में चेंज करते हो, तो आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब दो डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आती है फील्ड आपकी नॉन कोर फील्ड्स। नॉन कोर फील्ड्स का मतलब है अगर आप डे टू डे फंक्शनरीज चेंज करते हो या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप चेंज करते हो, तो उस केस को हम नॉन कोर फील्ड्स कहते हैं। कोर फील्ड्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है इन अ प्रॉपर मैनर, और नॉन कोर फील्ड्स के लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स का अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है। जब भी आपको कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट करना है, तो आपको विद इन 15 डेज, दैट मीन्स जो भी टैक्सेबल पर्सन को अमेंडमेंट कराना है, उसको 15 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर चेंज हो रहा है ऑन 15 जनवरी, सो दैट मीन्स आपको 30 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट फाइल करनी है। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, उसके 15 डेज के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको या तो अप्रूव करेगा एप्लीकेशन या फिर रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फर्निश करे हैं वो इनकम्प्लीट है, या फिर जो आपने अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करा है इज अनवारंटेड, वो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है।
शो कॉज नोटिस में वो आपसे रीजन पूछ सकता है, बता सकता है कि आपका अमेंडमेंट उसने क्यों रिजेक्ट करा है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन शो कॉज नोटिस मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आंसर कर देता है और उस आंसर से आपका प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका अमेंड हो जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर नॉन कोर फील्ड्स। नॉन कोर फील्ड्स के लिए आपको प्रॉपर ऑफिसर से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जीएसटी के पोर्टल पे जा सकते हो और वहां पर अपने आप अमेंडमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप वहां पे अमेंडमेंट करोगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल स्टैंड अमेंडेड अपॉन द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका ईमेल आईडी और अगर फोन नंबर में चेंजेस हैं तो वो आपका ओटीपी के थ्रू ही वेरीफाइड होगा। नेक्स्ट इज डीम टू बी अमेंडेड। दैट मीन डीम टू बी अमेंडेड का मतलब है कि कब माना जाएगा कि आपका जो आपने अप्लाई किया था अमेंडमेंट के लिए कि वो हुआ है या नहीं, ऑटोमेटिकली हुआ है या नहीं। यहां पर है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, दैट मीन्स आपने अप्लाई करा लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम टू बी अमेंडेड। फर्स्ट केस आता है if proper officers fails to take any action within a period of 15 working days from the date of submission of application। अगर आपने जिस भी दिन एप्लीकेशन सबमिट करी है, प्रॉपर ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि 15 डेज के अंदर अंदर एक्शन लेना है। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर 15 डेज के अंदर एक्शन नहीं लेता तो आपका डीम टू बी अमेंडेड माना जाता है। एंड सेकेंड इज when proper officers fails to take action within a period of 7 working days from the date of receipt of reply of show cause notice। इसका मतलब है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है और उसने आपको शो कॉज नोटिस सबमिट करा है, उसके बाद शो कॉज नोटिस मिलने के बाद आपने 7 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया। अब प्रॉपर ऑफिसर की ड्यूटी है उस रिप्लाई को 7 डेज के अंदर अंदर उस रिप्लाई के अगेंस्ट एक्शन लेने की। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर रिप्लाई के 7 वर्किंग डेज के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेता, then it will be considered as deemed to be amended। Next comes the cancellation of registration। cancellation of registration का मतलब है कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से कैंसिल होता है। फर्स्ट इज वॉलंटरीली, दैट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन खुद कैंसिल कराना चाहता है, लेकिन अगर इस यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। सेकेंड केस आता है कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट। दैट मीन्स डिपार्टमेंट ने देखा कि जब रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई ना कोई गलती करी है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं वॉलंटरीली कैंसिलेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, कि रजिस्टर्ड पर्सन कब अपने आप कैंसिल कराता है। फर्स्ट इज बिजनेस डिसकंटिन्यू। दैट मीन्स अगर रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस डिसकंटिन्यू करना चाहता है, बंद करना चाहता है, तो उस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। या फिर अगर मर्जर और डीमर्जर ऑफ बिजनेस है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपकी कंपनी ए लिमिटेड है और दूसरे की कंपनी बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड अलग बिजनेस कर रहा है, बी लिमिटेड अलग। अब दोनों ने मिलके एक कंपनी खोल रहा है ए बी लिमिटेड। तो इस केस में ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, बी लिमिटेड का कैंसिल होगा और ए बी लिमिटेड के नाम से एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। या फिर डीमर्जर ऑफ बिजनेस का मतलब है पहले एक कंपनी थी, अब 2 हो रही हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ए बी लिमिटेड एक कंपनी है जो अब 2 पार्ट्स में बट रही है, ए लिमिटेड अलग और बी लिमिटेड अलग। तो ए बी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। अब ए लिमिटेड फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएगा और बी लिमिटेड भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोपराइटर।
यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप अपना ऑनगोइंग बिजनेस किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हो तो आपके नाम पे जो पहले बिजनेस था वो कैंसिल होगा और जिसके नाम पे आप रजिस्टर करा रहे हो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ए लिमिटेड है, आप ए लिमिटेड के नाम से बिजनेस है, आप इसको मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा क्योंकि आप ट्रांसफर हो। अब ए लिमिटेड का बिजनेस बी ले रहा है तो बी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब है अगर बिजनेस में कोई भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अगर आप पहले गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे और अब आप सीधा स्टील का बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस चेंज हो रहा है, तो आप गारमेंट्स के बिजनेस को कैंसिल कराओगे और फिर स्टील के बिजनेस पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लोगे। नेक्स्ट इज इफ बिजनेस इज डिस्पोज्ड ऑफ, दैट मीन्स आप टोटली बिजनेस को बंद कर रहे हो। And last is if taxable person other than voluntarily registered is no longer liable to be registered under section 22 and 24. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेक्शन 22 where the persons are liable to get themselves registered and section 24 where there is a compulsory registration. तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते तब भी आप वॉलंटरीली कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिल कराना चाहते हो तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा जिस पे दिन आपका इवेंट फॉर कैंसिलेशन अकर्स। जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसमें आपको डिटेल्स देनी होगी फॉर इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। इनपुट हेल्ड इन स्टॉक का मतलब है रॉ मटेरियल, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स विच आर हेल्ड इन योर स्टॉक and all the details about the capital goods. जिस भी दिन आप कैंसिल के लिए अप्लाई करोगे आपको, अगर आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देना है तो आपको उसकी भी डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। जिस भी दिन आप एप्लीकेशन देते हो उसके 30 डेज के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपके नाम पे इशू कर देगा ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज when proper officers cancels the registration, means जब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। तो लेट्स सी द रीजन। फर्स्ट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रीब्यूट द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस, दैट मीन्स आपने जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से आप उसके अगेंस्ट गए हो तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट इज अगर आप वॉलंटरीली रजिस्टर कराते हो जीएसटी के अंडर और वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कराने के 6 मंथ्स तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते, दैट मीन्स आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, तो भी डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। थर्ड इज रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, दैट मीन्स आपने गलती से फ्रॉड से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था आपने जो भी स्टेटमेंट्स दी थी, डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो गलत है, या फिर आपने फैक्ट्स को छुपाया है, तो भी डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। एंड लास्ट इज रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ्स, दैट मीन्स अगर रजिस्टर्ड पर्सन 6 महीने तक कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करता तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। यहाँ 6 मंथ्स नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए, लेकिन अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करा है तो आप अगर 3 कंटिन्यूअस रिटर्न्स फाइल नहीं करते 3 मंथ्स तक तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर। यहाँ पे डिपार्टमेंट जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा तो कैंसिल करने से पहले आपको एक शो कॉज नोटिस देगा और he will and the department will also gives an opportunity of being heard। जिस भी दिन आपको शो कॉज नोटिस मिला है अगर आप उसके 7 वर्किंग डेज तक रिप्लाई कर देते हो और वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होता है तो प्रॉपर ऑफिसर कैन ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड पास एन ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। दैट मीन्स अगर आप 7 वर्किंग डेज में आंसर करते हो, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। लेकिन
अगर आपको नोटिस मिला है फॉर नॉट फर्निशिंग द रिटर्न फॉर 6 months एंड 3 months इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, और इस केस में आप शो कॉज नोटिस का आंसर नहीं करते बल्कि जो भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स है उसको दोबारा से भर देते हो एंड जो भी आपके टैक्स ड्यूज है वो भी पे कर देते हो, और टैक्स ड्यूज पे अगर आपकी इंटरेस्ट लगा है या लेट फीस है वो भी दे देते हो, तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर, जब भी आपको शो कॉज नोटिस दिया है उसके रिप्लाई के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर आपका CGST में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो इट मीन्स SGST एंड UTGST में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। एंड सेकेंड इज अ पर्सन टू हुम UIN has been granted under rule number 17, they cannot apply for cancellation of registration. With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.